लोगों को नमस्कार। तो घटना चक्र सीरीज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में कौन सा? तो अन्य जन आंदोलन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जस्ट पहले 1857 की क्रांति हुई है और जितने भी आधुनिक भारत के घटना चक्र से क्वेश्चन है उसको बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगभग 6-7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी इस वीडियो में अन्य जन आंदोलन चेक करेंगे, जाकर प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बिना देर के फटाफट शुरू करते हैं, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो ये हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, नील उपद्रव। तो 1857 के विद्रोह के बाद जस्ट बाद में ही बंगाल में नील विद्रोह होता है। ठीक है, नील विद्रोह। अब देखिए, डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि डिटेल से कंसेप्ट क्लियर होता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी समझ में आती है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह होता है। तो आखिर ठीक बाद होता कब है? तो ये होता है 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी तक। ठीक है, 1859 से लेकर 1860 ईस्वी तक। वही सन्यासी विद्रोह भी होता है जस्ट कुछ ही दिन बाद। सॉरी, सन्यासी विद्रोह पहले ही हुआ था। तो 1763 से लेकर के 1800 में हुआ था। 1763 से लेकर 1800, अर्थात कि जब रॉबर्ट क्लाइव थे, वारेन हेस्टिंग्स, तब से लेकर के 1800 तक हुआ था। वेलेस्ली के समय तक हुआ था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, वहीं 1857 में 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद 59 से 60, जस्ट 2 साल के बाद नील क्रांति होती है। संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855-56 में होती है, छोटा नागपुर में। ठीक, संथाल परगना क्षेत्रों में होती है। वहीं पाबना अगर विद्रोह की बात किया जाए तो पाबना हो जाता है आपको 1873 से लेकर के 1876 तक। ठीक, तो पाबना, ये सब तो याद होगा, पाबना याद नहीं होगा, इसको याद कर लीजिए। 1873 से लेकर 1876 तक पाबना विद्रोह। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर से हुआ था। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों नील उत्पादन के कर्मचारी थे, दिगंबर विश्वास और फिर विष्णु विश्वास। तो नील विद्रोह होता है दिगंबर विश्वास और फिर विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। वहां के किसान एकजुट हो जाते हैं कब? तो 1869 से लेकर के 1859 से लेकर के 60 तक। ठीक है, 1859-60। तो वहां पे फिर यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सबसे ज्यादा व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की एक सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ये लोग चाहते थे चावल उगाना, क्योंकि चावल से इनके पेट भरेंगे ना, लेकिन यूरोपीय जो थे वो नील उगवाते थे। और यूरोपियों के जो किसान बागान मालिक जो थे, इनका दमन करते थे ताकि ये लोग उगा सके। लास्ट में ये लोग जब ये लोग के सहने की क्षमता जो खत्म हो रही थी धीरे धीरे, तो सितंबर 1859 में और सिर्फ 1857 की क्रांति हुई थी, ये लोग मोटिवेट हो गए थे और इनके अंदर हिम्मत आ गई थी। तो सितंबर 1859 में इन किसानों ने खेतों में नील नहीं उगाने का निर्णय लेकर के बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील जो आंदोलन था वो नदिया से शुरू हुआ था। इसके अलावा पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में धीरे धीरे फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने जो थे धीरे धीरे क्या हो गए? बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा और जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे कौन? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इनकी भी विशेष भूमिका हिंदू पैट्रियार्ट हरीश चंद्र मुखर्जी की भी रही थी। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण जो था वो दीनबंधु मित्र के खुद का नाटक था, वो नील दर्पण में था। ठीक है, नील दर्पण में नील विद्रोह के ही बारे में उल्लेख किया गया था। और किसका नाटक चित्र था? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा हुआ था कि किस प्रकार से इनका दमन करने के लिए अत्याचार इन पे बागान मालिकों ने किए थे। वहीं हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने भी इस चीज को दिखाया, अर्थात कि नील विद्रोह को 2 लोगों ने दिखाया, एक हिंदू पैट्रियार्ट ने, दूसरा नील दर्पण ने।
नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पे जबरदस्ती, और ऐसा भी नहीं था कि वो नील की खेती करते थे तो उनको उचित मूल्य मिलता था ताकि वो चावल या जो भी अपना गुजारा भत्ता करने के लिए चीजें हैं, सामान वस्तुएं हैं, वो खरीद सकें। उनको अपने लागत मूल्य भी नहीं ये लोग देते थे, जबरदस्ती का खेती कराते थे। ठीक है। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित व जुझारू विद्रोह था, जिसकी शुरुआत सितंबर 1859 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से होती है। और इस विद्रोह का कारण ही रैयत जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उसने जबरन मतलब करवाई जाती थी। और 1860 में जाकर के एक नील आयोग का इनके विद्रोह के कारण ही गठन किया जाता है। तो नील आयोग का गठन कब होती है? 1860 में। नील कृषकों की दुर्दशा में लिखी गई पुस्तक जो थी वो नील दर्पण थी। इसके लेखक कौन थे? तो ये थे दीनबंधु मित्र थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। फिर से वही नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास होने लगा? धीरे धीरे अब नील का भी मांग जो था मार्केट से धीरे धीरे गायब होने लगा था। इसलिए क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया था और नई खोजें के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ठीक है। तो जब नई नई खोजें आ गई तो क्या हुआ कि क्योंकि केमिकल से जो चीजें नील बनने लगी, कलर जो था ओरिजिनल जो खेत से उगाई गई कलर थी उसकी वैल्यू, जो डिमांड थी वो कम गई क्योंकि वो ज्यादा सस्ते होते थे। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। वहीं 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। ठीक है। तो वहां पे मतलब कि औद्योगिक क्रांति हुआ, उसके फलस्वरूप कपास और नील की खेती को बढ़ावा मिला। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का लगभग 30% था। तो पूरे जितना भी आयात करते थे ना देशों से नील, उसका 30% अकेले उनको भारत से मिलता था 1788 में। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स तब थे उस समय। 1800 वारेन हेस्टिंग्स नहीं थे, 85 तक नहीं थे, नहीं तो कोई होंगे। 1810 में बढ़ करके यह हो जाती है 95%। ठीक है। 1810 में हो जाती है बढ़ के कितना? तो 95% हो जाती है। देखिए इस समय तक इनका उतना अस्तित्व नहीं था, तो इसलिए 30%, 1810 तक ये 95% भारत से ही ले जाते हैं अपना नील का। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा था। ठीक है। अर्थात कि 20वीं सदी कहने का अर्थ ये है कि 1901, 1905 मतलब कि लगभग 1890 से आप कह सकते हैं 1900 की स्टार्टिंग 10-20 ईस्वी तक। तो यहाँ तो विद्रोह 1860 में हो गया था और ये 1810 तक नील 95% मंगाते थे। तो अपने से सोचिए 95% नील मंगाने के लिए कितने लोगों को, यहाँ कितने किसानों को अत्याचार किया गया होगा। तो कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा था और जर्मनी में बनाया गया था डाई। ठीक है। जर्मनी में डाई बनाया गया और भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे? तो बिल्कुल करेक्ट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक थे, प्रथम स्नातक थे, स्नातक नहीं थे, प्रथम स्नातक थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के। वहीं सीताराम उनकी अंतिम उपन्यास थी, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। सीताराम उनका बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास था, चट्टोपाध्याय का। 1858 में जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बनते हैं और इसलिए सत्य हो जाता है। और 1886 में, ठीक है, 1886 में सीताराम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम जो था वो उपन्यास था। तो जद्दूनाथ बोस और फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय स्नातक बनते हैं और सीताराम जो होता है उनका अंतिम उपन्यास था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो आनंद मठ से जो वंदे मातरम है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में पहली बार गया था। उसकी अध्यक्षता अहमदुल्ला शानी ने किए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपको सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1799 1800 के आसपास। 99 नहीं, वो तो 1763 से स्टार्ट हो गया था सन्यासी विद्रोह, 1800 तक लगभग चला था ये। तो ये हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोह मिलता है इनका बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। और बंकिम चंद्र चटर्जी कब आते हैं? 1958 में ये वो करते हैं, स्नातक करते हैं। उनकी पुस्तक सीतारामंतम 86 में प्रकाशित होती है। तो मतलब लगभग ये कह सकते हैं हम लोग कि 100-150 सालों के बाद इनका वो बुक में मिलती है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पे? तो ये हो जाएगी सन्यासी विद्रोह पे। ठीक है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, तो इसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया। तो इनके मतलब लिखने की वजह से ही सन्यासी विद्रोह को ज्यादा से ज्यादा लोग जानने लगे। ठीक है, उनको ख्याति मिला, प्रसिद्धि मिला। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए विद्रोह है, इसका मिलान करना है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टार मार्क है, हो सकता है, देखते हैं क्या गलती है। तो यहाँ पे दे रहा है कि पाबना विद्रोह। तो ठीक है, पाबना विद्रोह कब से कब हुआ? तो 1873 से 76, जैसा कि हम लोग जस्ट ऊपर भी पढ़े थे। तो पाबना विद्रोह होता है 1873 से 76। दक्कन का किसान विद्रोह होता है 1875। सन्यासी विद्रोह तो होता ही है 1763 से 1800। और कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में होता है 1831 से लेकर के 32 तक। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32। वही पाबना हो जाएगा 1873 से 76। और दक्कन का किसान विद्रोह कहे तो 1875। ठीक है, तो यहाँ पे ना कोई गलत नहीं, यहाँ पे ये कोल विद्रोह गलत होना चाहिए, क्योंकि ये तो 1831 से 32 होता है ना, 1870 दिया हुआ है। बाकी सब तो सन्यासी विद्रोह कह सकते हैं, क्योंकि सन्यासी विद्रोह भी गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी है 1763 से लेकर 1800, तो दो गलत हो गया, इसीलिए स्टार मार्क दिया है। दक्कन का किसान विद्रोह बिल्कुल 1875 सही है। पाबना भी है 1873 से 76 के बीच में, और पाबना जब चल रहा था उसी के बीच में 1875 में हो जाता है आपका दक्कन का किसान विद्रोह। मुंगेर के बरहिया तार विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था कि वहां पे बकायस्त भूमि की वापसी की मांग की जा रही थी। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकायस्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये था पटना। ठीक है, पटना था। ठीक है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली थी। ठीक है, तो अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे ज्यादा गंभीर चुनौती जो मिली थी वो बहावी आंदोलन से मिली थी, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से लेकर के 7वें दशक तक, समझ रहे, 1930 से लेकर के लगभग 60 तक चलता है ना। तो ये मतलब कि 1830 से लेकर के 60 तक चलता है, तो अच्छा खासा 30-40 साल चलता है ना ये। तो मतलब वो 1857 क्रांति के कुछ समय बाद ये भी खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत लंबा चलता है। वहीं राय बरेली के थे सर सैयद अहमद बरेलवी। इन्होंने भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, राय बरेली के सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे, अरब के अब्दुल वहाब से, परंतु इनका अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत थे, शाह वली उल्लाह। ठीक है, शाह वली उल्लाह था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके
भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। कि इनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों तक ही नहीं था, बल्कि इनका महत्वाकांक्षा ये भी था कि पंजाब में सिखों को और बंगाल में जो अंग्रेज हैं दोनों को हटा दिया जाए, और पंजाब और बंगाल जो कि दोनों मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहां पे मुस्लिम जो सत्ता है उसको पुनर्जीवित किया जाए। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में फैल गए। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पे कब्जा कर लिया और अपने नाम से सिक्के भी ढलवाए। ठीक है, पेशावर पर कब्जा भी कर लिया और इन्होंने 1830 में और अपने नाम का सिक्का भी सैयद अहमद बरेलवी के नाम पर ढलवा दिया। किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे जाते हैं। ठीक है, बालाकोट की लड़ाई। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन जाता है। ठीक है, अब तक पेशावर वगैरह सभी जगह था, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु होती है 1831 में पटना बन जाता है। इस अवधि में जो आंदोलन का नेतृत्व था वह मौलवी कासिम, बिलायत अली, पटना से ही संबंधित थे। बिलायत अली दोनों भाई थे, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि इत्यादि लोगों ने किया था। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बम्बई। ठीक है, तो हैदराबाद में भी, मद्रास में भी, बंगाल और संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं धीरे धीरे पूरे देश में स्थापित की गई थी। 1857 के विद्रोह में बहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। ठीक है, तो बहाबियों ने जो अंग्रेज विरोधी, क्योंकि इनका तो पहले से आंदोलन चल रहा था ना, 1857 भी चला, तो उस समय भी इन लोग कंटिन्यू थी, तो बहुत ज्यादा बल मिला। ठीक है, वहीं कोका आंदोलन की अगर बात किया जाए तो कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह ने। ठीक है, गुरु राम सिंह ने कोका आंदोलन को संगठित किए थे। कोका आंदोलन जो था वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ ज्यादा मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में ये धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए। इनका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में ये शुरू हुआ कोका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में होती है। ठीक है, तो बहावी आंदोलन के जस्ट 10 साल के बाद कोका आंदोलन भी शुरू होता है और इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल द्वारा की जाती है, जिन्हें मुख्यतः शियान साहब, भगत जवाहर मल को शियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। शियान साहब, ठीक है, शियान साहब। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व जो थे वो राम सिंह ने किए थे कोका आंदोलन का, और प्रणेता माने जाएंगे आपको भगत जवाहर मल, जिनको सियान साहब के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है 1872 ईस्वी में। ठीक है, और उसे भी 1849 ईस्वी में सिख जो संप्रदाय प्रांत था पंजाब वगैरह, उसका विलय कर लिया जाता है। लाहौर संधि के तहत अंग्रेजों ने कर लेता है, और उसी समय इन लोगों का शुद्धि आंदोलन भी चल रहा था एक तरह से सिखों का। तो फाइनली राम सिंह जो थे इनको 1872 में पकड़ करके रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1885 ईस्वी में। ठीक है, कोका आंदोलन की नींव पड़ी थी सी कहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी इसका राइट आंसर पंजाब में। वहीं अगर पागलपंथी विद्रोह की बात किया जाए तो यह एक विद्रोह था किसका, गारो का। गारो खासी है ना जनतियां, तो ये गारो जनजातियों का एक विद्रोह था पागलपंथी। ठीक है, जनजाति है पागलपंथी। ठीक है, गारो। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इनका एक संप्रदाय था, यह धार्मिक था लेकिन पूर्णतः धार्मिक नहीं था। यह सामान्यतः गारो जनजाति से संबंध था। चूंकि उत्तर बंगाल के करम शाह, जिनको कि करीम शाह नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने करम शाह या करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी टीटू या टिप्पू थे। ठीक है, तो करम शाह के पुत्र थे टीपू या टीटू। इन्होंने धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। इन्होंने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। जमींदार जो थे ना वहाँ के, जो जनजाति लोग थे, मुजारे जो थे उन पे अत्याचार कर रहे थे, इसके विरुद्ध इन्होंने टीटू, उनके पुत्र और करम शाह और टीटू दोनों ने मिलकर के चलाया।
1825 ईस्वी में टीटू ने 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पे अधिकार कर लिया। ठीक है, शेरपुर पे अधिकार कर लिया और वहां का राजा बन बैठा। और इतना शक्तिशाली हो गया टीटू कि वो स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर भी नियुक्त कर लिया। एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी नियुक्त कर लिया। कब? तो 1825 के आसपास। पागलपंथी विद्रोह करमशाह और उनके बेटा टीटू के या टीपू के। ठीक है, और गारो जनजाति। पागलपंथ की स्थापना किसने किया? तो ये हो जाएंगे करमशाह ने। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता थे? तो ये हो जाएंगे आपको दादू मियाँ। फराजी के हो जाएंगे दादू मियाँ। ठीक है, पर फराजी लोग जो थे वो बंगाल के फरीदपुर से थे। ठीक है, तो बंगाल के फरीदपुर और इसीलिए इस आंदोलन फराजी आंदोलन पड़ा था। तो इसका जो है ना, यह जो आंदोलन है फराजी, ये चलाया गया था हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के ये लोग अनुयायी थे। ये लोग जो थे वो अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन किया। वहीं शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने ना शरीयतुल्लाह और इनके बेटे का नाम था दादू मियाँ, दोनों लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों को वहां से बंगाल से भगाने की योजना बनाई थी। और यह आंदोलन भी लंबा समय तक चला था। 1818 में शुरू हुआ था। 1857 क्रांति खत्म होने के बाद भी 1862 तक चला था। ठीक है, तो ये आंदोलन तो बहुत ही ज्यादा है, तो वहाबी से भी लंबा हो गया नहीं। वहाबी आंदोलन भी 33 से लेकर के है 60 ईस्वी के आसपास था तक था। 40वीं दशक से 70वीं ऐसा था। और ये जो थे ना वहाबी वाले या फराइजी वाले, ये तो और लंबा चले। 1818 से लेकर के 1862 तक लगभग कितना साल हो गया? लगभग 40 साल चले ना, 40 साल। 18 से लेकर के 1862 तक चले थे फराइजी। ठीक है, अंत में इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो बहावी दल में शामिल हो गए। और यही जो थे ना, यही फराइजी विद्रोह वाले जो थे वो जा करके बहावी दल में कुछ लोग इसी में से शामिल हो जाते हैं और फिर बहावी आंदोलन को चलाते हैं। ठीक है, तो मतलब बहावी और इसको मिला दिया जाएगा। 1818 से शुरू होता है, 1860-62 तक चलता है, दोनों मिला के बहावी और फराइजी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फराजी कौन थे? तो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, जिनको फॉलो जो करते थे, जिनके शिष्य थे वही फराजी थे। और ये शुरू हुआ था बंगाल से, फराजी जगह से। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कहाँ पे किया था? ये केरल में किया था। वेलुथम्पी ने केरल से किया था। 1805 ईस्वी में वेलेजली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पे विवश कर दिया। ठीक है, वेलेजली ने 1805 में केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंध करने में आनाकानी कर रहा था। और इससे वजह से क्या हो रहा था? धन जो था उसको बकाया होते जा रहा था। ठीक है, अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत ही धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। तो वहां का जो था दीवान थे ना, उस राजा ट्रावनकोर राज्य महाराज के जो दीवान थे वेलुथम्पी, इन्होंने विद्रोह कर दिया और उसमें नायर बटालियन ने भी इनका समर्थन किया। क्योंकि यहाँ पे धन का मैटर था, तो दीवान ही धन का देख रेख करते हैं ना, तो उनपे ज्यादा प्रेशर रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। उनका सपोर्ट भी कर दिया बटालियन ने। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। यहाँ पे कुछ कथन दिया गया और बताना है कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे पहला है कि गंजाम जो विद्रोह होती है 1800 लेकर के 1805 में होता है, यह बिल्कुल सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, यह भी सत्य है। वहीं गुमशूर विद्रोह का नेता श्रीकर भांजा था, तो ये भी सही है, गुमशूर का श्रीकर भांजा था। और 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि धन का श्रीकर भांजा के धनंजय जो थे, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि गंजाम और गुमशूर विद्रोह दोनों एक ही परिवार के लोग ने, पिता बेटा ने किया था, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गंजाम और गुमशूर, गंजाम और गुमशूर, ठीक है, एक ही जैसा नाम नहीं है, गंजाम गुमशूर।
तो गंजाम और गुमशुर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही है, जिसमें गंजाम जो था वहां पे 1800 से लेकर के 1805 तक विद्रोह चला। वहीं जो गुमसुर विद्रोह था इसके जस्ट बाद 1808 से लेकर के 1837 तक, अर्थात कि गुमसुर विद्रोह जो था वो गंजाम विद्रोह से ज्यादा लंबा चला था। गोमसूर में श्रीकर भांजा, ठीक है, गोमसूर में श्रीकर भांजा और बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। गुमशुर में श्रीकर भांजा और उसका बेटा धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, इसीलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही है। वहां प्रश्न में उल्टा बोल रहा था, जैसे बोल रहा था ना कि जो धनंजय भांजा है, धनंजय हैं, वो पिता हैं श्रीकर भांजा के, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीकर भांजा के बेटे हैं धनंजय भांजा, वो भी द्वितीय, ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो जाता। तो श्रीकर भांजा के बेटे हो जाएंगे धनंजय, श्रीकर के बेटे धनंजय। महाराष्ट्र में रामोशी जो था वो कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये हो जाएंगे वासुदेव बलवंत फड़के ने, ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से लेकर के 1883 तक, ठीक है, 45 से लेकर के 1883 तक बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की। तब बलवंत फड़के ने रामोशी कृषक जत्था का भी गठन करते हैं, 1845 से 83 तक ये चलता है। फाइनली जाके फड़के को लास्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको काला पानी की सजा दी जाती है और वहां पे जाकर के 1883 ईस्वी में इन्होंने काला पानी में आमरण अनशन के तहत अपना मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के, इन लोग का विद्रोह चलता है 1845 से लेकर के 1883 तक, ठीक है। और रामोशी विद्रोह बंबई में था। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में, क्योंकि बंबई पश्चिमी घाट में आती है। यहाँ पे रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में ही अपने नेता सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया था। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूट लिया था और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। वहीं 1825-26 में यहाँ पे भयंकर अकाल आया और अन्न की कमी के कारण यहाँ पे इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। तो सबसे पहले रामोशी जाति जो थी 1822 में करते हैं चितर सिंह के नेतृत्व में। वहीं बलवंत फड़के के नेतृत्व में होता है, ये 45 से लेकर के 83 तक होता है, अर्थात ये शुरू हो गया था 1822 में ही। इनके जस्ट बाद चितर सिंह के बाद उमाजी के नेतृत्व में करते हैं, फिर जाके लास्ट में बलवंत फड़के के नेतृत्व में करते हैं और बलवंत फड़के ने ही रामोशी कृषक जत्था बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ये हो जाएगा कोल्हापुर, ठीक है। तो कोल्हापुर जो था वो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलातदारों के देखरेख के अधीन कर दिया जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में 1844 में। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। कोल्हापुर को 1844 का विद्रोह। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये है खोंद। कितना खतरनाक जनजाति था, मानव बलि करता था, ऊपर से विरोध भी कर रहा था। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, मध्य भारत तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हुए थे। इन्होंने 1846 से लेकर के 1846 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, 10 साल तक लगभग। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया, ठीक है, युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, जिसको लोग मरिहा कहते थे, मानव बलि मरिहा, इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा नए जो कर थे उनका आरोपण और उनके क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों के
प्रवेश से संबंधित हैं, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खुंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिशोई जो था वो लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो चक्र बिशोई न पकड़ा गया, न मारा गया, कहीं गायब हो गया 1855 में। तो चूंकि इसका नेतृत्व चक्र बिशोई ही करा था, उसके जाने के बाद खुंड विद्रोह समाप्त हो जाती है। कितने खतरनाक लोग थे। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व करते हैं 1831-32 में बुद्धू, और ये बुद्धू कहेंगे उनको या फिर बुद्धू भगत ने। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह वही हुआ था, आपको सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम छोटा नागपुर। 1831 ईस्वी में यहाँ पे छाछड़ पूछा है। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप जो था वो आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सबसे प्रमुख कारण था इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत की मृत्यु के बाद इस विद्रोह का संचालन जो था वो गंगा नारायण ने करते हैं। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा था। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का फाइनली लास्ट में जाके दमन कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले ये बुद्धू भगत शुरू करते हैं, गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है, फिर धीरे धीरे ये 10-15 सालों में खत्म हो जाती है। छोटा नागपुर, सिंहभूम और हजारीबाग, पलामू और मानभूम जो सभी के सभी अभी कहाँ है? रांची में, झारखंड में वहां हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हो जाएगा बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा में बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किए थे। तो गायकवाड़ों ने अंग्रेजों का ध्वंस करके यहाँ पे बघेरा के जो लोग थे, बड़ौदा के जो लोग थे उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना चाह रहे थे, और इसी की वजह से बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 की बात किया जाए तो इसके मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। 1-2 सालों में बस बघेरा जो है वो बड़ौदा में हुआ, 1-2 सालों में खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 नंबर, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है, ठीक है, तो अरेंज करना है इसको। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर हो जाएगा कच्छ का विद्रोह, उसके बाद कोल का विद्रोह और फिर संथाल विद्रोह। तो ये हो जाएगा 1855 में, ये हो जाएगा 1831 में, 32 में हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर डिटेल पूरा दिया हुआ है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हो जाएगा। 1806 में वेल्लोर का वो रहते हैं ना, जॉर्ज वार्लो के समय होती है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। वही हो जाएगा आपको कच्छ का विद्रोह अगर बात किया जाए तो कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में हो जाएगा। 1819 से शुरू होता है 31 तक। कोल विद्रोह 31-32, संथाल 1855-56 होता है। वहीं अगर बंगाल का सिर्फ सिपाही विद्रोह का बात किया जाए तो यह होता है 1764 में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिले थे, ठीक है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह होता है हेक्टर मुनरो की एक छोटी सी बटालियन थी, वो बक्सर की रणभूमि में जाकर के मीर कासिम से मिल गई थी, ठीक है। कच्छ का रण की याद करने लायक है ना, 1819 से 31। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यहाँ पे दे भी दिया, सर जॉर्ज वार्लो। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह जो था वो गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्लो जो थे वो 2 साल तक मात्र रहते, 1805 से 1807, ठीक है, 1805 से 1807। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे
ऑप्शन के अनुसार मैचिंग नहीं है, क्योंकि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई पर्सनली विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटा नागपुर में छोटे छोटे विद्रोह हुए थे। जैसे कि चेरो विद्रोह हुआ था, ये भी छोटा नागपुर में 1800 में हुआ था। वहीं कोल विद्रोह 1831-32, संथाल 55-56। मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो 1899 से 1900, और यदि हो विद्रोह को लिया जाए तो ये हो जाएगा 1820 से 21। ठीक है, तो इतने सारे विद्रोह हैं जो छोटा नागपुर क्षेत्र में होते हैं। तो चेरो विद्रोह हो जाएगा 1800, चेरो विद्रोह 1800 हो जाएगा। कोल विद्रोह चेरो 1800, कोल 31-32, संथाल 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899-1900, और वहीं हो विद्रोह की बात की जाए तो ये हो जाएगा 1820 से 21। हो विद्रोह 1820 से 21। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। छोटा नागपुर तत्कालीन बिहार का ही था। हो विद्रोह 1820 से 21। मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी थी, और इस क्षेत्र में इसी कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही थी। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चांद भैरव। ठीक है, 1855 से 56। तो ये हो जाएगा दोनों। ये 4 भाई थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो सिद्धू कानू। वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, किसने संथाल विद्रोह निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो वही सेम है, सेम है। ठीक है, चलिए स्किप करते हैं हम लोग। देखिए कितना क्वेश्चन संथाल विद्रोह से पूछा हुआ है। यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अहोम विद्रोह जो था वो गोमधर, एक हो विद्रोह है, एक अहोम विद्रोह है। तो हो विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था, जबकि जो अहोम विद्रोह था वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में होता है, और इसका कारण वर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के जो अभिजात वर्ग थे उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था। यहाँ के जो कुलीन वर्ग थे, जो अमीर व्यक्ति वाले लोग थे, उनको अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि जो है ना म्यांमार का युद्ध होने के बाद 1824 से 25 में ना हुआ था ना, 1824 से 26 के आसपास, तो उसके बाद इनको दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिए थे। इसी वजह से गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह होता है 1828 में। इसी वजह से विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया और उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। उत्तरी असम का प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह है मेजर बारो को। भागलपुर क्षेत्र के भगनाडीह तालुक में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और डिकुओं पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अतः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। तो चूंकि मेजर बरो के नेतृत्व में इन लोगों ने सेना भेजा और उसको संथालों ने हरा दिया, इसीलिए इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्से में भागलपुर के आसपास जो कमिश्नर ब्राउन थे और मेजर जनरल नाइट, तो इन लोगों ने एकदम क्रूरतापूर्वक दबाया जनरल लायड और ब्राउन। ठीक है, जनरल लायड और ब्राउन और ब्राउन लायड। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है कि भागलपुर के पास मेजर बारो जो है वो संथालों उससे लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही है। गोक्कू और गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी कथन सत्य है कि गोक्कू और गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे। इस संदर्भ में जो महाजन है वो दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, क्योंकि इसके लिए पैसे चाहिए होता है विद्रोह के लिए, और दीनदयाल राय जो थे महाजन वो दिए थे। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा नदी घाटी में सन था, ये गलत बात है, कोई मुजफ्फरपुर से लेना देना इनको नहीं था। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया था। वहीं कलकत्ता के मेजर बारो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजा गया, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन जो था कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। ठीक है, बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा जो है वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। ठीक है, यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल में था।
संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय अपनाए गए? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। तो बिल्कुल। और देखिए क्या कहता है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी होगा। तो ये भी सही है कि कोई भी संथाल जो है का भूमि है उसको गैर संथालों को नहीं दिया जाएगा। 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह मुख्य रूप से बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। 1856 में तक जारी रहा और अंग्रेजी सरकार की बड़ी सैनिक कार्रवाई के बाद यह खत्म हुआ था। ब्राउन, अलेक्जेंडर और फिर लॉयड अलग संथाल परगना की मांग को मान करके इसके बाद 1855 में भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा करके और इतना बहादुरी से लड़े कि बीरभूम हो गया। ठीक है, संथाल परगना जिला बना। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद जो फरोख्त थी इसके लिए छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी है। ठीक है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो ये है नरीखंड। ठीक है, नरीखंड। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में भी इसे कजंगला भी कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में इसे कजंगला भी कहा जाता था। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये हो जाएगा भील विद्रोह। ना कि कोल संथाल, ये सारा का सारा तो हुआ था छोटा नागपुर में। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश में रहती थी। ठीक है, भीलों की आदिम जो जाति थी वो पश्चिमी तट की खान देश में रहती थी। 1818 से लेकर 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है। कंपनी के अधिकारियों का कथन यह था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि ट्रैम्बकजी दांगलिया के प्रोत्साहन से हुआ था। वास्तव में यह जो विद्रोह था वो कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। वहीं 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था और ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इसे कुचल सकी थी। ठीक है, चलिए। और खान देश में हुआ था। वहीं कोल विद्रोह तो वही हो जाएगा ना, 1831 से 32 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में सांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम में हुआ। पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। रंपा विद्रोह का बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था और आदिवासियों का यह विद्रोह जो था वो साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। वन जो अधिनियम आया था उसके विरुद्ध और साहूकार के शोषण के खिलाफ था। वहीं संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ और यह मुख्यतः भागलपुर और राजमहल के बीच में हुआ था। मेवाड़, बांगड़ा और पास के क्षेत्र के भीड़ों में सामाजिक सुधार के लिए लसूरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो लसूरिया आंदोलन का सूत्रपात किए थे गोविंद गिरी ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसुरवाड़, प्रतापगढ़ और सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधार के प्रयास किए थे। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में संप सभा 1883 में संप सभा की स्थापना की और गोविंद गिरी को लसूरिया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोविंद गिरी को लसूरिया का प्रवर्तक। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये हो जाएंगे बिरसा मुंडा से। ठीक है, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को जो उलगुलान या फिर महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, यह जो विद्रोह था इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुट कुंटी या फिर मुंडारी
खुटकुंटी या मुंडारी की जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। वहीं मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह था वो 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 हुआ था। और इनका जो पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि थी ना व्यवस्था खुटकुंटी या मुंडारी, तो इसे ही जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तनों के विरुद्ध ये लोग विद्रोह किए थे। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गए। उन्होंने कहा कि दीकुओं अर्थात के जो गैर आदिवासी हैं उन सभी लोगों से हमारी लड़ाई है जो हमारा शोषण करते हैं। उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगा जैसे कि लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पे बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। लगभग 6000 मुंडा जो थे वो तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर के बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल से 3 मार्च को ही इनको चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 3 मार्च को ये गिरफ्तार होते हैं और अप्रैल मई जून 2-3 महीने के बाद इनका 9 जून 1900 को जेल में बिरसा मुंडा की 9 जून 1900 को मृत्यु हो जाती है और इसके बाद विद्रोह को कुचल दिया जाता है। भारत के इतिहास में उलगुलान या महान उपद्रव की घटना वही हो जाएगा बिरसा मुंडा, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था, तो बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1899 से 19 में। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा जाता है? तो 3 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पे 3 फरवरी को इनको सोते हुए पकड़ा जाता है और 9 जून को 1900 को ही इनका रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, अर्थात हो सकता है कि मार दिया हो, खुद मर गया हो। तो जैसे भी इनका मृत्यु हो जाता है 9 जून को और 3 फरवरी को चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम के जामकोपई वन चक्रधरपुर जो कि पश्चिम सिंहभूम में है, वहां पे जामकोपई में इनको 3 फरवरी को गिरफ्तार होते हैं और 9 जून को देहांत होते हैं इनके। 3 फरवरी और 9 जून ये दोनों डेट याद रखना है। बिरसा मुंडा किसके पश्चिम में थे? तो ये हो जाएगा कोई नहीं, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ नहीं है। 1899-19 में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दीकुओं शोषण से था, कोई वो क्षेत्र नहीं था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे, वो अपना मुंडा के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उनकी विशेष उनको रियायत मिली थी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। ठीक है, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक फैला था। इनका उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना और फिर बिरसा ने अनेक देवताओं जैसे कि बोंगा की पूजा को छोड़ करके अनेक अपने अनुयायियों से एक ईश्वर अर्थात की कहा कि आप लोग ना बोंगा की पूजा छोड़ करके एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको सैनिक शक्ति का प्रयोग करके जामकोई पहाड़ी से 3 फरवरी 1900 गिरफ्तार करते हैं। 9 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो ये हो जाएंगे ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे ठक्कर बाबा। 1933 से 1934 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किए। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। भारत में 19वीं शताब्दी की जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व ने साझाकरण मुहैया किया है? तो ये हो जाएगा जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है,
तो ये कह रहा है ना, फिर से इसको पढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो जनजातीय विद्रोह बहुत सारे हुए ना, 1800 से लेकर के 1900 तो पूरा विद्रोह ही भरा हुआ है, जनजातीय विद्रोह। तो ये क्यों हुआ? तो मतलब इसका साझा कारण बताना है ना, कौन से तत्व साझा थे सभी लोगों में। तो जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था थी उसका संपूर्ण विदारण, ठीक है। और ये 3 ऑप्शन क्या कहता है इसको भी देख। तो भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, ये भी एक कारण था। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ठीक है, ये भी कारण था। 1813 के बाद से ईसाई मिशनरी आने लगे थे। फिर जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों की बड़ी संख्या में महाजन व्यापार, और ये भी एक कारण था। तो ये सारे के सारे कह रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में ये कारण थे, ठीक है। यहाँ पे साझा कारण का बात है तो ये हो जाएगा भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। मुख्य साझा कारण ये सभी कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण वही था, भूमि वाला। हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह होता है 1820 से लेकर के 1821 में। हौज विद्रोह कहीं हो विद्रोह कहते हैं, ठीक है। तो हो विद्रोह इसका भी केंद्र जो था वो संथाल परगना बिहार ही था। और हो विद्रोह भी होता है 1820 से लेकर के 1821 में हो विद्रोह। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। तो खैरवार आदिवासी हो जाएगा भागीरथ माझी, 1874। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे संभलपुर के सुरेंद्र शाही। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ पे ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 1862 ईस्वी में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1862 में यहाँ पे कुछ विद्रोह दिए गए हैं, इनको मतलब कि कालानुक्रम पे अरेंज करना है। तो नील विद्रोह हम जस्ट पढ़े थे, ये हो जाएगा 1859 से लेकर के 60 तक हो जाएंगे। संथाल 55 से 56 हो जाएगा, 55 से 56 हो जाएगा, ठीक है। और सिपाही विद्रोह था वही 1857 की क्रांति, जिसको से म्यूटेनी कुछ कुछ कहा जाता है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर दक्कन दंगे की बात करें तो ये 1875 हो जाएगा, ठीक है, दक्कन दंगे। यहाँ दिया हुआ भी है, संथाल 55 से 56, सिपाही 57, नील 1859, 60, दक्कन दंगा 1875। 1875 के दक्कन दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण था अकाल की छाया एवं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। एक तो अकाल पड़ा हुआ था और महाजन देते थे इनको पैसे वगैरह बहुत ऊंची कीमत पे, बहुत मतलब वो इतनी ऊंची कीमत होती थी कि पूरी जिंदगी वो उनके गुलाम बन के रह जाते थे, बंधुआ मजदूर, कभी भरपाई नहीं कर पाते। 1857 के बाद निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे, तो ये हो जाएगा नील की क्रांति हुआ था, मतलब 1857 के बाद अगर कह रहा है तो नील की क्रांति 59-60 में हुआ था। और दक्कन कृषकों के दंगे हो जाएंगे 1875 में हुआ था। इसके अलावा बिरसा मुंडा का उठाव हुआ था 1899-19 में हुआ। संथाल विद्रोह पहले हुआ था 55 से, ठीक। यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए हम मिलाते हैं। मोपला विद्रोह केरल से हो जाएगा। पावना विद्रोह हो जाएगा कहाँ से? तो बंगाल से हो जाएगा। वहीं जो एका है ना, एका आंदोलन हो जाएगा आपको अवध से हो जाएगा। और बिरसा मुंडा वाला हो जाएगा आंदोलन, ये बिहार से हो जाएगा। तो पावना बंगाल से, एका अवध से, और फिर बिरसा मुंडा बिहार से, ठीक है। देखिए 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में होती है। पावना विद्रोह जो होती है 1873 से 76 के बीच में, पावना बंगाल में होती है। पावना 73 से 76। एका आंदोलन अवध में होती है, ठीक है, और 1921-22 में होती है। और इसी समय हो विद्रोह भी होता है आपको झारखंड में, और एका विद्रोह होता है अवध में। वहीं बिहार में होती है बिरसा 1899 से 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ होता है? तो हो जाएगा केरल में हो जाएगा। यहाँ पे कुछ विद्रोह दिया गया, मिलान दिया गया, तो इसमें स्टार मार्कर कुछ गलत दिया होगा, तो यहाँ पे हम लोग सही सही पढ़ लेंगे। तेभागा आंदोलन जो है 1946 से 47, मोपला 21 पता ही है। पावना किसान विद्रोह था बंगाल में। पावना बंगाल में 1873 से 76। बंगाल नील विद्रोह भी बंगाल में था, 1859 से 60 था।
वहीं तेभागा आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1946 से 47 जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय की बात है। ठीक है, तो इस प्रश्न के समाधान में पाबना किसान विद्रोह का वर्ष जो 1879 से 80 दिया है, जो कि गलत था क्योंकि ये हुआ था 73 से 76। ठीक है, शेष 3 का सही था। तेभागा 1946 से 47। यहाँ पे फिर से मिलान करना है तो देखिए क्या हो जाएगा। पाबना हो जाएगा 73 से 85 दे दिया, 76 तक था ना जो भी था। ठीक है, और हो जाएगा आपका क्या, तो एका हो जाएगा 1922 में अवध में हुआ था। संथाल तो हम लोग को पता ही है 55-56। और ताना भगत हो जाएगा 1914 में। ठीक है, और तेभागा था अभी जस्ट हम पढ़े थे 1946-47 में। ठीक है, तो तेभागा 46-47, ताना 1914। ताना तेभागा जो भी दोनों तौर से दोनों 1900 के बाद है। देखिए यहाँ पे दिया है कि ताना भगत 1914 वही चीजें दिया है। और इस आंदोलन 1873 से 76 तक हुआ था। ठीक है, 85 गलत दिया था। एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान के किसानों द्वारा 1921 के आसपास 21-22 अवध में हरदोई, बाराबंकी इत्यादि जगहों पर किया गया था। एका आंदोलन 1921 से 22 से प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित था कि लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो था वो पिछड़ी जाति के मदारी पाशी ने किया था। ठीक है, मदारी पाशी ने एक आंदोलन किया था अवध में। ठीक है, यहाँ पे फिर से दे दिया गया, इसको मिलान करना है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही मिलान हम लोग करते हैं तो हो जाएगा आपको, जो सबसे पहले हम लोग सब जानेंगे पाबना किसान विद्रोह हो जाएगा 1873 से 76 हो जाएगी। बंगाल का अनिल विद्रोह सभी लोग जानते हैं 1859 से 60। वहीं जयंतिया विद्रोह भी हो जाएगा 1860 से लेकर के 63। अर्थात कि जब बंगाल का अनिल विद्रोह खत्म होता है उसके जस्ट बाद ही जयंतिया विद्रोह शुरू हो जाती है। जयंतिया जनजाति द्वारा 1860 से 63 में। वहीं रंपा विद्रोह की अगर बात की जाती है 1879 से 80 में। ठीक है, तो रंपा विद्रोह हो जाएगा 1879 से 80। बंगाल का नील 1859-60। पाबना 73 से 76। वही जयंतिया विद्रोह हो जाएगी 1860 से 63। ठीक है, 1921 का मोपरा विद्रोह कहाँ हुआ, केरल में हुआ था बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे ना काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार जो थे अधिकतर हिंदू थे। इसलिए आंदोलन जो था जमींदारों के शोषण के खिलाफ यहाँ पे मोपला में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ मोपला के मालाबार में किया जाता है यह। दक्षिण मालाबार केरल के मुसलमान जो थे पट्टेदार या कनामदार और खेतीहरों बेरुमपट्ट मदार को मोपला कहते थे। यहाँ पे जमींदार हिंदुओं की उच्च जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। ठीक है, तो जो जमींदार थे वो नंबूदरी जाति और नायर जातियों से थे। इनके खिलाफ ही इन्होंने मोपला ने विद्रोह कर दिया। पहला जमींदारों का अत्याचार था और दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियां थी। ठीक है, यहाँ पे फिर से दिया हुआ इसको मिलान करना है तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं संथाल हो जाएगा आपका 55 से 56। वेल्लोर हो जाएगा वालों के समय 1806 में। आपका बैरकपुर विद्रोह हो जाएगा फरवरी 1897 में। बहरामपुर हो जाएगा नवंबर 1824 में। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 में। बहरामपुर का विद्रोह, अच्छा उल्टा हो गया, बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में। अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बैरकपुर 1857 से संबंधित ऐसा क्रांति नहीं समझ लेना है। तो बैरकपुर का विद्रोह जो था वो हुआ था 1824 में। ठीक है, बैरकपुर का विद्रोह 1824 में। बहरामपुर का विद्रोह हुआ था फरवरी 1827 में, 1857 में। बैरकपुर 1824, बहरामपुर 1857। संथालों का विद्रोह 1855-56। 1806 वाला हो जाएगा इसका। तो बैरकपुर वाला बहुत इंपॉर्टेंट 1824 में। ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है फिर से आ गया तो वही हो जाएगा आपका। देखिए मोपला विद्रोह 1921 में हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल 1855-56 में। पहोम हो जाएगा गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम का था 1828 में।
अहोम 1828, कुल 31, 32, 57, 55, 56, मोपला 1921। सही सम्मिलित नहीं ये कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखिए कूका तो पंजाब में था ही, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में था, कोली विद्रोह गुजरात में था, मोपला केरल में था। चुआर विद्रोह के बारे में गलत कह रहा है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मलाबार क्षेत्रों में मोपलाओं ने किया था। यह जो विद्रोह था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका जो विद्रोह था वो आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, बाद में धीरे धीरे ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की जाती है। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जानते हैं। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1857 में इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था, राम सिंह को भी। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारी जनजातियों ने लड़ाई लड़ी थी। इनमें से गुजरात के मेहसाना जिले के तरंगा पहाड़ियों में कोली जनजातियों ने, ठीक है, गुजरात के मेहसाना जिले के तरंगा पहाड़ियों में कोली जनजातियों ने विद्रोह भी किया। ऐसा ही वीरतापूर्वक विद्रोह था। वहीं अगर चुआर विद्रोह की बात की जाए तो 1767 से लेकर 1802 ईस्वी तक चला था। जिस तरह से सन्यासी लंबा समय चला था ना, तो सन्यासी के पैरेलल ही चुआर विद्रोह चल रहा था। और यह चुआर विद्रोह में तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर और बांकुर क्षेत्र के चुआर आदिवासियों द्वारा किया गया था। तो उधर ही बंगाल की तरफ ही सन्यासी भी चल रहा था, चुआर भी चल रहा था। यह विद्रोह जो था भूमिकर और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का परिणाम था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कब तो कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है, एमपी और महाराष्ट्र में। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से लेकर के 1831 के दौरान इन्होंने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके अतिरिक्त यह 19वीं 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है, तो मुंडा बिरसा से अहोम गुमधर कुश संथाल का कान्हू और नायक जो है ताना भगत का, बिल्कुल यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे जगतरा भगत और बलराम भगत देवमिनिया भगत थे, ठीक है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उड़ाव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 ईस्वी में होता है, छोटा नागपुर में होता है। तेभागा 1946-47 में होती है, जबकि ताना भगत 1914 में होता है। उड़ाव जनजाति द्वारा छोटा नागपुर में होती है और इसका नेतृत्व करता है जतरा भगत, बलराम भगत और देवमिनिया भगत थे। ताना भगत आंदोलन जतरा उड़ाव ने किस वर्ष किया था? तो यह हो जाएगा 1914। यहाँ पे मतलब क्षेत्र बताना है कि कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए कूका, कुकी, पाबना, बिरसा तो बिहार हो जाएगा आपको, पाबना बंगाल हो जाएगा, एक तो कूका था पंजाब हो जाएगा, और जो कुकी होगा बचेगा वो त्रिपुरा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, अभी भी कुकी जनजाति है ना, कुकी में हो रही लड़ाई चल रही है। तो कुकी विद्रोह भी 1917 से 19 में हुआ था मणिपुर में। कुकी विद्रोह 1719 में मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। वहीं कुका विद्रोह 1840 से 72 के बीच में पंजाब में होता है। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में बंगाल में होती है। वहीं बिरसा विद्रोह जो होती है वो 1899 से 1900 में होती है, वर्तमान बिहार झारखंड में। यहाँ पे फिर से वही चीजें हैं, यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए स्टार में रखे क्योंकि कुछ गलत है। यहाँ पे जस्ट हम लोग पढ़े थे कुका विद्रोह जो हो जाएगा वो 1840 से 72 के बीच में हो जाएगा। कहीं यहाँ 1840 से 72 का कंसेप्ट दे ही नहीं रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह कोका का था। कुकी का वहीं बात करें तो इसका भी कुकी विद्रोह का भी कुछ है ना, 1917 है, इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए सब गड़बड़ दिया है, ठीक है। चलिए देखिए कुका की जो शुरुआत थी वो 1840 के दशक में भगत जवाहर मल पंजाब में करते हैं। वहीं कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्र में होती है। तो उसमें दोनों ऑप्शन नहीं था, इसलिए गलत था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो भूमिज विद्रोह का बात करें तो ये हो जाएंगे गंगा नारायण, ठीक है। भूमिज विद्रोह जो था पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्रों में 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की बाराभूम में जमींदारी के मुद्दे से शुरू हुआ। यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में बदल गया।
तो यह शुरू हुआ था अपना भूमि के मुद्दों को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध भी करने लगा था। भूमि गंगा नारायण 1832 कहते हैं। तेभागा आंदोलन 1946 में शुरू होता है, बंगाल में यह भी शुरू होता है और किसान सभा के नेतृत्व में शुरू होता है। तेभागा आंदोलन 1946-47 बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन, ठीक है, फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा BPKS के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, ठीक है, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह और भुवन सिंह थे। तेभागा के कंपा राम सिंह और भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये हो जाएंगे जोड़ानांग, ठीक है, जोड़ानांग। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडुनलु सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया और महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। रानी गौडुनलु के साथ लेकर के मणिपुर के नागा जनजाति के जदोनांग या जोड़ानांग। 85 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो ये थे एनएम लोखंडे, ठीक है, प्रथम नेता थे एनएम लोखंडे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 ईस्वी तक भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते थे। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर भी साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। 2005 में किनका? तो एनएम लोखंडे। और मजदूर आंदोलन के यह प्रथम नेता, भारत में मजदूर आंदोलन के प्रथम नेता जिन्होंने संगठित किया था एनएम लोखंडे, और ये थे एन का फुल फॉर्म हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे। 1848 से लेकर के 1897 तक के चले थे। इसी के साथ इस चैप्टर को होता है समाप्त, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे द एंड होता है।